हेलो, गुड मॉर्निंग। दुर्गा पाल मैम की क्लास में आप सबका स्वागत है। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू दुर्गा पाल मैम्स क्लास। आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 वसंत भाग 3 से लाख की चूड़ियाँ। लाख की चूड़ियाँ वसंत भाग 3 का चैप्टर है और ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है लाख की चूड़ियाँ। तो आज हम इसकी कहानी सुनेंगे और साथ ही साथ हम सीखेंगे भी कि हम इस चैप्टर को कैसे आराम से सरलता से एक प्रवाह के साथ पढ़ सकते हैं। क्लास 8 के बच्चे कई बार अक्षरों को पढ़ने में, शब्दों को पढ़ने में गलती कर जाते हैं। तो बच्चे आज मेरे साथ ध्यान से पढ़ेंगे चैप्टर को और साथ ही साथ मैं इसकी आपको कहानी भी सुनाऊंगी, जिससे आपको आसानी से कहानी आ जाएगी और प्रश्नों के उत्तर भी आप आसानी से लिख पाएंगे। अब आपके स्कूल में यूनिट टेस्ट शुरू होने वाले होंगे तो आपको प्रश्नों के उत्तरों की ज़रूरत पड़ेगी। तो क्लास को ध्यान से सुन लेना और सारे उत्तर खुद से लिख लेना, ठीक है। तो जो भी बच्चे क्लास में मौजूद हैं, जो भी वीडियो को देख रहे हैं, लाइक का बटन दबाइए ताकि मेरे पास आपकी अटेंडेंस पहुंच जाए कि कौन कौन बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा आप कौन से स्कूल में पढ़ते हैं और किस शहर से इस वीडियो को देख रहे हैं। अगर पहली बार आ रहे हैं इस चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पूरा 8 का सिलेबस आपको यहीं पर मिलेगा, इसलिए आप सब्सक्राइब करिए इसको और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि आपको आने वाली नई वीडियोस के नोटिफिकेशन भी मिलते रहें। तो शुरू करते हैं हम लाख की चूड़ियाँ। लाख क्या होता है बच्चों? लाख एक मटेरियल है जिससे चूड़ियाँ बनती हैं। आजकल के ज़माने में तो बहुत कम बन रही हैं, लेकिन थोड़ा पहले के ज़माने में, हमारे ज़माने में अगर चले जाएं तो उस समय लाख की चूड़ियों का बहुत फैशन था। लाल रंग का होता है ये एक मटेरियल जो चूड़ियों के पूरी की पूरी चूड़ियाँ भी बनती हैं उससे और चूड़ियों के अंदर भरा भी जाता है, जिससे कि चूड़ी थोड़ी सी ठोस हो जाती है, टूटती नहीं है। तो लाख की चूड़ियाँ बहुत अच्छी मानी जाती थी उस समय पहनने में, लेकिन आजकल तो सभी कांच का और नए नए मेटल आ गए हैं अब बाज़ार में, तो लाख की चूड़ियों का जो चलन है वो कम हो गया है। तो क्या होता है कि जब कोई नई चीज़ बाज़ार में आती है तो पुरानी चीज़ का चलन कम हो जाता है। आप ही देखते होंगे, आपके ज़माने से पहले के जो बच्चे थे वो लट्टू से खेलते थे, कंचों से खेलते थे, लेकिन आप लोग वीडियो गेम खेलते हैं, मोबाइल से खेलते हैं। तो समय बदलता रहता है तो बच्चों के, बड़ों के, सभी के इंटरेस्ट बदलते रहते हैं और पुरानी चीज़ें बाज़ार से आउट होती रहती हैं। लेकिन हम लोग तो सिर्फ इतना ही समझ पाते हैं कि एक चीज़ चली गई और दूसरी चीज़ आ गई, हम उसके पीछे की कहानी नहीं जान पाते हैं। देखिए, लाख की चूड़ियाँ पहले बहुत चलन में थी, लेकिन अब लाख की चूड़ियों को कोई पहनता नहीं, कोई भी नहीं मानता, कोई भी नहीं पूछता है उनको। तो क्या हुआ कि जो कारीगर लाख की चूड़ियाँ बनाते थे उन कारीगरों का क्या हुआ? किसी ने नहीं सोचा इस बारे में। जब चूड़ियाँ बाजार में बिक ही नहीं रही हैं तो वो कारीगर दूसरा काम तो उन्हें आता नहीं है, तो वो कैसे करेंगे, क्या काम करेंगे? उन्होंने तो सारी ज़िंदगी यही काम किया, तो वो गरीबी में चले जाएंगे, भूखे मरेंगे, घर का गुजारा ठीक से नहीं होगा, उनके बच्चों की पढ़ाई नहीं होगी। तो एक चीज़ जब बंद होती है और दूसरी नई चीज़ जब बाज़ार में आ जाती है तो पुरानी चीज़ से संबंधित लोगों को कितना नुकसान होता है, कारीगर कितने बेरोजगार हो जाते हैं और उन्हें कितना भूखा प्यासा रहना पड़ता है, घर की आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर हो जाती है। इसी बात को लेकर के लेखक ने ये कहानी लिखी है लाख की चूड़ियाँ, जिसमें एक व्यक्ति है जिसका नाम है बदलू। वो लाख की चूड़ियाँ ही बनाया करता था। बचपन से लेकर के जवानी बुढ़ापे तक उसने लाख की चूड़ियाँ बनाई हैं, लेकिन जब उसका बुढ़ापा आने लगा, जब वो कमज़ोर पड़ने लगा, उसी समय पर लोगों को कांच की चूड़ियों का शौक हो गया तो वो कांच की चूड़ियाँ खरीदने लगे। अब उसकी लाख की चूड़ियाँ कोई नहीं खरीदता। जबकि पहले क्या होता था कि गाँव में जो भी शादी ब्याह होता था पहले से ही उसके पास बुकिंग हो जाती थी कि तुमने हमारे लिए इतनी चूड़ियाँ बनानी है, और वो चूड़ियों का सेट लेके, दुल्हन का पूरा सेट लेके उस घर में जाता था। वहाँ से उसे खाने के लिए, पहनने के लिए पैसा, बहुत सारा इनाम, सब कुछ मिलता था क्योंकि वो बहुत सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। लेकिन जब लाख की चूड़ियों का चलन ख़त्म हो गया, लोगों ने पसंद करनी बंद कर दी, तो अब उसके पास कोई काम नहीं है और उसकी वो कमज़ोर भी हो गया है, सांस की बीमारी भी हो गई है। अब उसका गुजारा बहुत मुश्किल से चल रहा है। तो ये पूरी कहानी वही है। तो आइए अब पढ़ते हैं इस कहानी को हम। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था
क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बना कर देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहां से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती, रंग बिरंगी गोलियां जो किसी बच्चे का मन मोह ले। तो जो लेखक है वो कह रहा है वो अपने मामा के गांव जाता था लेखक, तो वहीं उसके मामा के गांव में ही बदलू रहता था। और जब भी ये मामा के गांव जाता था तो बदलू के पास जरूर बैठता था और बदलू से लाख की छोटी छोटी गोलियां बनाकर दे देता था। तो वो गोलियां, छोटे बच्चे है तो छोटे बच्चे को तो अच्छा ही लगता है कि गोली वोली खेलने के लिए मिल जाती है, तो वो बहुत सारी रंग बिरंगी गोलियां लेकर के अपने घर वापस आता था, इसलिए इसे बदलू बहुत अच्छा लगता था। वैसे तो मेरे मामा का गांव होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए, सही बात है। अगर वो अपने मामा के गांव जा रहा तो सब अड़ोसी पड़ोसी जो हैं वो उसके मामा ही लगेंगे, तो बदलू को मामा कहना चाहिए। लेकिन मैं उसे बदलू मामा ना कहकर बदलू काका कहा करता था, जैसा कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। अब बदलू के गांव के जो बच्चे हैं वो तो उसे काका ही कहेंगे ना, वो तो उसी के गांव के हैं, पड़ोसी हैं, तो काका कहेंगे, काका यानी चाचा। तो सुन सुन के वो भी उसे काका ही कहता था। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था, मतलब गांव में जो जमीन है वो ऊंची नीची होगी, तो जो बदलू का मकान था वो थोड़ा सा ऊंचाई पर बना हुआ था। मकान के सामने बड़ा सा सहन था, सहन मतलब आंगन था वहां पर, जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा हुआ था। नीम का पेड़ था, वृक्ष मतलब पेड़, ये पर्यायवाची शब्द हो गया बच्चों, वृक्ष पेड़, ठीक है, दोनों पर्यायवाची शब्द हैं। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। पहले जमाने में पंखे वगैरह तो होते नहीं थे, गांव के लोग अपना किसी घने पेड़ के नीचे बैठ जाते थे, उसी की छाया में वो अपनी गर्मियां काट देते थे। दोपहर को शाम को पेड़ के नीचे बैठा करते थे, ठंडी हवा आती थी वहां से। तो बदलू जो था वो नीम के पेड़ के नीचे बैठ करके वहीं पर लाख की चूड़ियां बनाया करता था। आप ये सामने चित्र भी देख पा रहे होंगे, चित्र में बदलू लाख की चूड़ियां बना रहा है। उसके पास एक ये डंडा है और इसमें उसने लाख की चूड़ियां फंसाई हुई हैं, और ये दूसरी एक ये डंडा है उसके पास, जिससे वो ठोक ठोक के उनको चूड़ियों को थोड़ा सा बड़ा करता है साइज में। तो ये उसका बनाने का स्टाइल है। बगल में भट्टी दहकती रहती थी जिसमें वह लाख पिघलाया करता। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती जिस पर लाख के मुलायम होने पर वह उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता था। एक भट्टी साथ में जलती रहती थी, उस भट्टी पर लाख को पिघला लेता था। पिघल के वो जब पतली हो जाती थी तो फिर उसको गोल करके चूड़ी का आकार दे दिया करता था। पास में 4-6 विभिन्न आकार की बेलन नुमा मुंगरियां रखी रहती थी, जो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती थी। अभी जो मैंने आपको ऊपर चित्र में दिखाई है, जो इसके हाथ में है, ये बदलू के हाथ में, ये आगे से देखो, यहाँ से ये पतली है और यहाँ से ये मोटी होती जा रही है। तो चूड़ियों को ठोक ठोक के आगे खिसकाते रहो तो उनका साइज बड़ा होता रहेगा, तो इनको मुंगरी कहा है। आगे से पतली और पीछे से मोटी होती थी। लाख की चूड़ी का आकार देकर वह मुंगेरियों पर चढ़ा करके उन्हें गोल करता था और चिकना करता था, और तब एक एक करके पूरे हाथ की चूड़ियां बना चुकने के बाद उन पर रंग करता था। तो इस तरह से एक एक चूड़ी बनाता था, और जब पूरे हाथ की चूड़ी बन जाती थी तब फिर वो उन पर रंग किया करता था। बदलू यह कार्य सदा ही एक मच्छिए पर बैठकर करता था। मच्छिया मतलब जैसे हम लोग बैठते हैं ना, चौकी बोलते हैं जिसको, बैठने लायक छोटी सी चौकी जैसी चारपाई, तो उसे कहते हैं मच्छिया। बगल में ही उसका हुक्का रखा रहता, जिससे वह बीच बीच में पीता रहता था। पहले के जमाने के लोग हुक्का पीते थे ना, तो वो भी हुक्का पिया करता था। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता। अब लेखक तो छुट्टियों में जाता था अपने मामा के घर, तो वहां पर जो दोपहर का समय होता था, लेखक बदलू के पास ही जाकर के बैठ जाता था और वहीं पूरी दोपहर रहता था। वह मुझे लला कहा करता था। कहीं कहीं गांवों में भी छोटे बच्चे को लला कहते हैं ना, तो वो भी बदलू भी लेखक को लला कहा करता था। मेरे पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत एक मच्छिया मंगा देता था। जैसे ही लेखक उसके पास पहुंचता था, वो क्या करता था, अपने घर में अंदर आवाज दे करके एक और बैठने के लिए चौकी मंगा देता था, जिस पर कि लेखक बैठ जाया करता था। मैं घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियां बनाते देखता रहता। लेखक बच्चा ही था उस समय, तो उसे मजा आता था उसको चूड़ियां बनाते हुए देखने में। लगभग रोज ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियां बनाता। एक दिन में 4 से 6 जोड़े, जोड़े का मतलब है एक जोड़े में 2 दर्जन। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता
मानो वह बेलन ना होकर किसी नववधु की कलाई हो। अब जब वो पूरा जोड़ा चूड़ियों का बना लेता था ना, तो उसको बेलन पे चढ़ा करके कुछ देर तक ऐसे ही देखता रहता था ध्यान से। ऐसा लगता था उसे कि जैसे ये नई जो दुल्हन होती है ना, उसको देख रहा हो। नववधु लिखा हुआ है यहाँ पर। नववधु का मतलब है नई दुल्हन। जैसे नई दुल्हन देखने में सुंदर लगती है ना, देखते हैं अक्सर लोग उन्हें, तो वो भी इस तरह से देखता था अपनी चूड़ियों को, जैसे कि वो नई दुल्हन हो। बदलू मनिहार था। मनिहार कहते हैं चूड़ी बनाने वाले को मनिहार कहा जाता है। तो बदलू भी मनिहार था। उसका पैतृक पेशा था। पैतृक मतलब जो पिताजी दादाजी के जमाने से चला आ रहा है। चूड़ियां बनाना उसका पैतृक पेशा था। पेशा मतलब व्यवसाय यानी बिजनेस। वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियां बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी। खपत का मतलब होता है डिमांड। चूड़ियां जो वो बनाता था उसकी बहुत डिमांड थी गांव में। उस गांव में तो सभी औरतें, स्त्रियां, सभी औरतें उसकी बनाई हुई चूड़ियां पहनती ही थी। आसपास के गांव के लोग भी उससे चूड़ियां ले जाते थे, परंतु वो कभी भी चूड़ियों को पैसों से नहीं बेचता था कि भाई 1 दर्जन ले जा रहे हैं तो लाओ 20 रुपए दे दो, 20 रुपए दर्जन। नहीं, चूड़ियों को पैसों से नहीं बेचता था। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था। अगर आप इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं तो आपने बार्टर सिस्टम पढ़ा होगा, और आप हिंदी मीडियम के बच्चे हैं तो आपको वस्तु विनिमय पता होगा कि पुराने जमाने में पैसा जब मुद्रा नहीं बनी थी तो क्या होता था कि एक सामान के बदले दूसरा सामान दिया जाता था। अगर मुझे चावल की जरूरत है तो मैंने एक ऐसे आदमी को ढूंढा जिसको कंबल की जरूरत है, और मेरे पास एक कंबल है तो मैं उसको कंबल देती थी, उससे चावल लेती थी। इसको कहते हैं वस्तु विनिमय, बार्टर सिस्टम। वो चूड़ियां देता था और चूड़ियों के बदले में अनाज लिया करता था। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते भी नहीं देखा था। हाँ, शादी वगैरह के अवसरों पर वो जिद जरूर पकड़ लेता था कि भैया ना, मैं नहीं मानूंगा, मैं तो इतने की दूंगा, चूड़ियां लेनी है तो लो, नहीं लेनी है तो मत लो भाई, मुफ्त चूड़ियां ले जाओ, लेकिन जब शादी है तो मैं सारी कसर पूरी करूंगा भैया। शादी के टाइम पे तो मुझे मुंह मांगा मिलना चाहिए। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही और होता है। अब शादी ब्याह का मौका है तो घर वाले भी मना नहीं करेंगे, तो उसके मजे रहते थे। अपना बाकी टाइम वो चाहे फ्री में बांट दे चूड़ियां अपनी, लेकिन जब किसी के घर में शादी है और शादी के लिए वो चूड़ियां लेने आए हैं, तब वो जिद करेगा कि भैया मुझे इतना चाहिए, देना है तो दो, नहीं तो ना सही। अब भैया अकेला मनिहार था, एक ही गांव में चूड़ी बनाने वाला था, अगल बगल के गांव वाले भी उसी से खरीदते थे, तो सब कहते थे चलो खुशी का मौका है, इस बेचारे को भी दे दो, इसका भी अच्छा हो जाएगा। तो मुझे याद है मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी किसी बात पर बिगड़ गया था और फिर उसको मनाने में लोहे लग गए थे। ये एक मुहावरा है, लोहे लग जाना, यानी कि बहुत मुश्किल हो जाना। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती और रुपए जो मिलते 100 लाख। मतलब अगर किसी घर में शादी है और शादी में वो एक जोड़ा चूड़ी दे रहा है तो उसके बदले में देखो उसे क्या क्या मिल रहा है। घरवाली के कपड़े, ढेरों अनाज, पगड़ी, पैसे, इतना कुछ उसको मिलता था एक जोड़े चूड़ी के पीछे। यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वो थी कांच की चूड़ियों से। होता ही है भाई, वो तो बनाता है लाख की चूड़ियां, और अगर कांच की चूड़ियां आ जाएंगी तो उसका तो ठप हो जाएगा ना सारा बिजनेस। तो फिर उसको तो कांच की चूड़ियों से नफरत होनी थी, तो वो बहुत चिढ़ता था। किसी भी स्त्री के हाथों में, यानी किसी औरत के हाथों में अगर उसने कांच की चूड़ियां देख ली तो अंदर ही अंदर ना कुड़ जाता था, एकदम चिढ़ जाता था। और कभी कभी तो उसको 2-4 बातें भी सुना देता था कि भैया कांच की चूड़ियां पहन रखी, बड़े फैशन में आ रहे हो, ये अच्छी थोड़ी होती है, ऐसा वैसा वो जाकर उनको सुना देता था। मुझसे तो वह घंटों बातें किया करता था। लेखक कह रहा है कि बदलू चाचा था, वो मुझसे घंटों बातें किया करता था। कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में, और कभी यूं ही शहर के जीवन के बारे में। मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियां पहनते हैं, तो वो पता क्या उत्तर देता था, शहर की बात अलग है लला, वहां तो सभी कुछ होता है। वहां तो औरतें अपना मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती भी हैं, और फिर उनकी कलाइयां नाजुक होती हैं ना, लाख की चूड़ियां पहने तो मोच नहीं आ जाएगी। तो इस तरह की बातें वो करता था, क्योंकि वो कांच की चूड़ियों से चिढ़ता था, और शहर की औरतें कांच की चूड़ियां पहनती हैं, लाख की पहनती नहीं है, तो फिर उसको अच्छा नहीं लगता था, तो वो उन औरतों की बुराई कर देता था। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता था कि भैया शहर से लड़का आया है, छुट्टियों में रहने आया है, मामा के गांव में आया है, तो उसे अच्छे से खिलाया पिलाया भी करता था। जिन दिनों उसकी गायें दूध दे रही होती थी तो वो मलाई बचा कर रखता था। आम की फसल अगर हो रही है तो आम खाने के लिए भी देगा लेखक को, 2-4 आम
आराम से उसे देगा। लेकिन इन सब बातों के अतिरिक्त का अर्थ है अलावा। जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता था वह ये था कि लगभग रोज ही वह मेरे लिए 1-2 गोलियां बना देता था। अब क्योंकि लेखक उस समय बच्चा था तो खाने पीने की चीज अपनी जगह पर है, लेकिन लेखक को क्या अच्छा लगता था कि वो जो 1-2 गोलियां उसे बनाकर दे देता था ना, कलरफुल गोलियां लाख की, तो वो गोलियां में उससे ज्यादा मजा आता था। मैं बहुधा का मतलब है बहुत बार, ज्यादातर हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता और 1-आध महीने वहां रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता। सभी का ऐसा होता ना बेटा। आप लोग कहाँ जाते हो गर्मी की छुट्टियों में? सब बच्चे ज्यादातर मामा के घर ही जाते हैं ना, नानी के घर जाते हैं घूमने के लिए, क्योंकि वहाँ खाने पीने का अच्छा मिलता है ना। नानी नाना बहुत लाड करते हैं और खाने पीने के लिए देते हैं, घुमाने फिराने के लिए जाते हैं। तो सब बच्चों को बहुत पसंद होता है गर्मी की छुट्टी में नानी के घर जाना। लेकिन 2-3 बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया होऊंगा, तभी मेरे पिताजी की एक दूर के शहर में बदली हो गई। अब ये बात तो किसी बच्चे को अच्छी नहीं लगती, आप लोगों को भी नहीं अच्छी लगती होगी कि पापा की बदली इतनी दूर हो जाए कि फिर नानी का घर बहुत दूर पड़ जाए और ना जा सकें। तो बचपन में ये बात किसी को भी अच्छी नहीं लगती है। तो लेखक के पापा की भी बदली थोड़ी दूर हो गई तो वो मामा के यहाँ नहीं जा पाया। एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गाँव ना जा सका। लंबी अवधि का मतलब है बहुत लंबे समय तक, लॉन्ग पीरियड तक। तब लगभग 8-10 वर्ष के बाद जब मैं वहां गया, 8-10 साल हो गए उसको, दूर रहने लग गए थे तो नहीं जा पाया मामा के गांव। 8-10 साल के बाद जब वो वहां गया तो लेखक खुद ही इतना बड़ा हो चुका था कि अब उसे लाख की गोलियों में कोई रुचि नहीं रह गई थी। इसलिए गांव में होते हुए भी उसे बदलू काका का ध्यान नहीं आया। इसी बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने हैं। विरले ही हाथों में, विरले का मतलब होता है किसी इक्का दुक्का के हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां देखी। तब एक दिन सहसा मतलब अचानक मुझे बदलू का ध्यान हो आया। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसलकर गिर पड़ी और उसके हाथ की जो कांच की चूड़ी थी ना वो टूटी और उसी की कलाई में, उसकी रिस्ट में, कलाई में घुस गई और उसे खून बहने लगा। मेरे मामा उसमें घर पर थे नहीं तो मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। तभी अचानक से मुझे बदलू का ध्यान आ गया कि मैंने सोचा कि आज तो चलो मैं उससे मिल ही आता हूँ। इसलिए शाम के समय घूमते घूमते लेखक बदलू के घर पहुंच गया। बदलू वहां चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा हुआ था। तो लेखक वहां पहुंचा और लेखक ने कहा, नमस्ते बदलू काका। बदलू काका ने जवाब दिया, नमस्ते भैया, और उठ करके खाट पर बैठ गया। लेकिन उसने पहचाना नहीं, क्योंकि 8-10 साल हो गए थे और बच्चे जवान हो जाते हैं तो बच्चों का चेहरा बदल जाता है, दाढ़ी मूछ आ जाती है तो फिर पहचान में नहीं आते हैं। देर तक बदलू मेरी ओर निहारता रहा। निहारना मतलब देखना। मैं हूँ जनार्दन काका। तो लेखक ने उसे अपना परिचय दिया कि काका मैं जनार्दन हूँ, आपके पास से गोलियां बनवा कर ले जाता था ना मैं, याद है आपको? मैंने अपना परिचय दिया, अपना इंट्रोडक्शन दिया काका को। बदलू फिर भी चुप रहा, मानो अपने स्मृति पटल पर यानी अपनी मेमोरी में अतीत यानी पास्ट, भूतकाल के चित्र उतार रहा हो। और तब वह एकदम बोल पड़ा, आओ 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 लला, बहुत दिनों के बाद आए। अचानक से उसे याद आ गया कि अरे ये तो वो है जो मेरे गांव में हमेशा आया करता था। तो वो बोला कि आओ आओ लला, आओ बैठो यहाँ पर, बहुत दिनों के बाद गांव आए हो। लेखक ने कहा कि हाँ, इधर आना नहीं हो सका ना काका। चारपाई पर बैठ गया। अब थोड़ी देर उनके बीच में शांति रही। मैंने इधर उधर नजरें दौड़ाई तो ना मुझे मच्छियाँ ही नजर आई और ना ही भट्टी जो वहां पर बिछी रहती थी जिसपे बैठकर बदलू चूड़ियां बनाया करता था, वो कुछ भी दिखाई नहीं दिया। आजकल काम नहीं करते हो क्या काका? मैंने पूछा। नहीं लला, काम तो कई साल पहले ही बंद हो गया। मेरी बनाई हुई चूड़ियों को अब कोई पूछता ही नहीं है। गांव में तो कांच की चूड़ियों का प्रचार हो रहा है। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीन का युग है ना लला, आजकल सब काम मशीनों से होता है। खेत भी मशीन से जोते जाते हैं और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है लाख की चूड़ियों में कहाँ होती है। लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है। लेखक ने फिर आगे कहा, नाजुक तो फिर होता ही है लला। कहते कहते उसे खांसी आ गई और देर तक खांसता रहा। बदलू का ये हाल हो गया था कि अब उसको खांसी की बीमारी सी हो गई थी और वो देर तक खांसता रहा। तो लेखक को लगा कि शायद इसको दमा हो गया है। अवस्था यानी कि उसके जो एज थी, एज के साथ साथ उसका शरीर भी ढल चुका था। उसके हाथों पर और माथे पर नसें उभर आई थी, मतलब बहुत कमजोर हो गया था बदलू। जाने कैसे मैंने
उसने मेरी शंका भांप ली। पता नहीं, लेखक अभी मन में सोच रहा था कि शायद इसको दमा की बीमारी हो गया, अस्थमा हो गया है। तो एकदम से बदलू ने को पता चल गया कि ये मेरे बारे में क्या सोच रहा है। तो बदलू बोला कि नहीं, मुझे दमा नहीं है, फसली खांसी है। फसली मतलब मौसम के हिसाब से जो हो जाती है, फसली खांसी है। यही महीने 2 महीने में आ रही है, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। लेखक वहां चुपचाप बैठा रहा। मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छिपी हुई है। व्यथा का मतलब होता है दुख। तो लेखक को ये लगा कि शायद बदलू के अंदर ना बहुत बड़ा एक दुख छिपा हुआ है। मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए, यानी कितने मजदूरों के काम को छीन लिया है। कुछ देर फिर शांति रही, दोनों ही नहीं बोले, दोनों चुप रहे। लेखक को अच्छा नहीं लगा कि इतनी शांति, कोई बात ही नहीं कर रहा है। तो लेखक ने फिर पूछा कि आम की फसल अब कैसी है काका? कुछ देर के बाद मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा। अच्छी है लाला, बहुत अच्छी है, उसने लहक कर उत्तर दिया, मतलब खुश होकर के उसने उत्तर दिया कि आम की फसल तो अच्छी हुई है। और अंदर अपनी बेटी को आवाज दी, अरे रज्जो, लल्ला के लिए आम तो ले आ। फिर मेरी और मुखातिब होकर मतलब मेरी तरफ देख करके बोला, माफ करना लल्ला, तुम्हें मैं आम खिलाना भूल गया। तो लेखक ने कहा, नहीं काका, आम तो इस साल मैंने बहुत खाए हैं। तो बदलू बोला कि अच्छा, बिना आम खाए मैं तुझे कैसे जाने दूंगा, रुको अभी आम खा करके जाओ। लेखक चुप हो गया, चुपचाप वहीं बैठा रहा। लेखक को वो दिन याद आ गए जब मेरे लिए मलाई बचा करके बदलू काका रखा करते थे। तो लेखक को याद आया ना कि मलाई बचा कर रखते थे। तो उसने तुरंत पूछा, गाय अच्छी है काका? तो बदलू बोला, अरे गाय कहाँ लल्ला, 2 साल हो गए बेच दी, कहाँ से खिलाता उसको भाई, चूड़ियाँ तो बिक नहीं रही हैं, पैसा मेरे पास आ नहीं रहा है, तो अपना खाऊं, अपनी बेटी को खिलाऊं कि गाय को खिलाऊं? तो मैंने गाय तो बेच दी। इतने में रज्जो, जो बदलू की बेटी थी, अंदर से एक डलिया कहते हैं, टोकरी होती है ना, जो बांस की बनी हुई टोकरी होती है, तो उस डलिया में ढेर से आम लेकर के आ गई। लेखक बोला कि अरे काका, इतने सारे मैं कहाँ खा पाऊंगा? तो बदलू काका को हंसी आ गई और हंस करके बोला, हाँ भाई, तुम तो शहर के रहने वाले हो ना, हम जो गांव में रहने वाले लोग हैं, इस उम्र में, तुम्हारी उम्र में तो हम चौगुने यानी कि 4 टाइम मोर आम हम आराम से खा लेते थे। आप लोगों की बात और है। लेखक बोला कि आप लोगों की बात और है भाई, हम शहर के, हम नहीं खा पाते हैं। अच्छा बेटी, लल्ला को 4-5 आम छांट करके दे दे, सिंदूरी वाले देना। सिंदूरी समझते हो बच्चों? सिंदूरी का मतलब है जो रेड और येलो के बीच वाला कलर होता है ना, सुंदर से लगते हैं वो आम देखने में, है ना। आजकल आम आने वाले होंगे बाजार में, आप देखिएगा कितने अच्छे लगते हैं, टेम्पटिंग एकदम से कि उठाओ और खा लो फटाफट से। देखो लला कैसे हैं, इसी साल ये पेड़ तैयार हुआ है। रज्जो ने 4-5 आम अंजुली में लेकर, अंजुली कहते हैं इसको, ऐसे देते हैं ना, हाथ से भरकर पानी भरते हैं ना अंजुली में, कुल्ला करने के लिए, मुंह में डालने के लिए, इसको अंजुली कहते हैं। तो अंजुली में लेकर मेरी ओर बढ़ा दिए। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिठक गई। मतलब बदलू की जो बेटी थी ना, उसके हाथों पर नजर गई लेखक की। जब वो आम ऐसे लेने लगा तो उसके हाथ दिख गए उसे। गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियां बहुत ही फब रही थी, यानी बहुत खूबसूरत लग रही थी। अब वो तो बदलू की बेटी है, अपने पिताजी की बनाई हुई चूड़ियां तो पहनेगी वो। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली, बदलू ने नजरें देख ली कि लड़का मेरी बेटी के हाथों की चूड़ियां देख रहा है, और बोल पड़ा, ये आखिरी जोड़ा मैंने बनाया था जमींदार साहब की बेटी की शादी पर। 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे वो, सिर्फ मुझे 10 आने दे रहे थे। 1 रुपए में होते हैं 16 आने, ठीक है, 16 आने का 1 रुपया होता है, तो उसको 10 आने दे रहे थे। तो सोच लीजिए आप, 1 रुपये से भी कम उसको दिए जा रहे थे उस जोड़े के। मैंने जोड़ा नहीं दिया, कहा शहर से ले आओ। मैंने आम ले लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला आया। तो लेखक कहता है कि उसने बात सुनी ना बदलू की, कि बदलू ने बताया कि मैंने तो अपनी चूड़ी का जोड़ा बेचा ही नहीं, मैंने कहा कि तुम जा कर के बाजार से ले आओ, शहर से ले आओ, और 10 आने में मैंने उनको नहीं दिया। तो लेखक ने आम लिए और खाए और थोड़ी देर के बाद वहाँ से चला आया। मुझे प्रसन्नता का अर्थ होता है बच्चों खुशी हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी थी। मतलब क्या मतलब है इस लाइन का, हार कर भी हार नहीं मानी थी? कि अब बदलू का काम तो नहीं चल रहा है ना, क्योंकि लाख की चूड़ियां अब नहीं बिक रही हैं, कोई नहीं खरीद रहा है, तो इसका मतलब वो अपने बिजनेस में हार गया। लेकिन उसने हार नहीं मानी, यानी कि 10 आने में उसने चूड़ी बेची नहीं, चाहे वो उसका बिजनेस ठप हो गया, लेकिन उसने 10 आने में नहीं दी अपनी चूड़ी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा ना था कि आसानी से टूट जाए। मतलब वो इतना स्ट्रांग था अपनी बात पर
कि नहीं, मुझे नहीं बेचनी है तो नहीं बेचनी, चाहे मैं गरीबी में रहूं, चाहे ये जोड़ा मेरी बेटी घर में पहन लेगी, लेकिन मैं 10 आने में नहीं बेचूंगा। तो अपनी बात का पक्का था वो। ठीक है, तो ये था आपका चैप्टर लाख की चूड़ियाँ, और इसके लेखक हैं कामता नाथ। बच्चों एक बात मैं आपको बता दूं कि जो पाठ के लेखक होते हैं ना, इसे आप अपनी जब कॉपी बनाते हैं ना, आप हिंदी की कॉपी बनाएंगे जिसमें इस चैप्टर को लिखेंगे, क्वेश्चन आंसर्स लिखेंगे, शब्द अर्थ लिखेंगे, तो पहले पेज पर मोटा मोटा पाठ का नाम लिखना और उसके नीचे की लाइन पर कामता नाथ ये जरूर लिखना, क्योंकि जितनी बार आप कॉपी को खोलेंगे ना बेटा, उतनी बार आप पाठ का नाम भी देखेंगे और ये लेखक का नाम भी देखेंगे। तो इससे क्या होता है कि आप ही में से कोई बच्चा कल को IAS बनेगा, है ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आप जाएंगे तो कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि लाख की चूड़ियां पाठ का लेखक कौन है। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये आपके जीके के लिए बहुत अच्छा रहेगा कि आप अपने लेखक का नाम सामने रखते हैं और उसे जितनी बार आपकी नज़र पड़ेगी उतनी बार आप उसे देखेंगे तो आपके दिमाग में रिकॉर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके लिए आज की टिप थी। आप मेरी वीडियो में बने रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जैसे ही आप बेल आइकन को दबा के रखिएगा, जैसे ही नई वीडियो आएगी आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। पूरा 8 का सिलेबस आपको दुर्गापाल मैम की क्लास में मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग किस स्कूल से देख रहे हैं, कहाँ से हैं, आपका नाम क्या है, जरूर से मुझे कमेंट करके बताइएगा बेटा। और अगर आप व्याकरण में कुछ खास पढ़ना चाहते हैं तो वो भी मुझे बताइएगा। हालांकि मैं पूरी व्याकरण अपने चैनल पर डाल रही हूँ, लेकिन अगर आपको कुछ अलग पढ़ना हो तो प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा। ओके, अगली वीडियो तक के लिए थैंक यू। Thanks for attending Durgapal Ma'am's class. Please like, share, subscribe and don't forget to leave a lovely comment. Thank you.